गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम सब लोग हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। पाठ का नाम है मियाँ नसरुद्दीन और जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 में गुजरात में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है ज़िंदगी नामा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, और दिलो दानिश, ऐ लड़की, समय सरगम, उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये सब कहानी संग्रह हैं। और हम हसमत, शब्दों के आलोक में, शब्द चित्र, संस्मरण, और जो कहानी आपके पाठ में दी गई है मियाँ नसरुद्दीन, कहीं ना कहीं वो हम हसमत से ही लिया गया है। और प्रमुख सम्मान से इन्हें जो नवाजा गया वो सम्मान है साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 25 जनवरी सन 2019 को हुई। ये हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट पहचान बनाती हैं। उनका मानना है कि कम लिखना और विशिष्ट लिखना ही अच्छा होता है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया। उनके कई उपन्यास, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपना दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे कि मित्रों मरजानी जो इनकी रचना है वो भी बहुत प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, साहनी है, हसमत है आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाता है, मतलब पहली पंक्ति में इनका नाम आता है। आगे हम आप लोग देखेंगे कि इसमें जो लिखा हुआ है कि यशपाल की रचना जो है झूठा सच, ये यशपाल की रचना है। और राही मासूम रजा की रचना आधा गांव है, भीष्म साहिनी का तमस और इनका ज़िंदगी नामा, ये चारों रचनाएं जो हैं वो भारत और पाकिस्तान पर आधारित हैं। संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हसमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी। संस्कृत निष्ठ तत्समता यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग है, इसके साथ साथ उर्दू शब्दों का भी प्रयोग है, पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग है। तो ये सारे शब्द इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, इसमें एक खानदानी नानबाई रहता है जिसका नाम मियाँ नसीरुद्दीन होता है, उसके व्यक्तित्व, उसकी रुचियों और उसके स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वह ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। उनका ये मानना है कि करके सीखना एक असली हुनर है। अब हम लोग चैप्टर पे आएंगे और पढ़ेंगे मियाँ नसीरुद्दीन। इसके साथ साथ मैं व्याख्या भी करूँगी, उसको भी समझते चलिएगा। साहिबो, ये पाठकों को संबोधित करते हुए साहिबो शब्द का यूज किया गया है। साहिबो उस दिन अपन, मतलब हम, मटिया महल एक जगह का नाम है जो कि दिल्ली में है, मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनके मसीही अंदाज का। उनका कहना है, पाठकों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि साहिबो, यदि उस दिन अगर हम
उस मटिया महल रास्ते की तरफ से होकर नहीं गुजरते हैं, तो दिल्ली में यानी राजनीति के क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो दिल्ली में अधिकतर देखी जाती हैं। साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, इन तीनों क्षेत्रों में, राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में जितने भी प्रतिभावान हैं और उनकी जो जो गतिविधि वो करते हैं वो अधिकतर दिल्ली क्षेत्र में होती है, यानी दिल्ली में होती है। और ऐसी स्थिति में वहाँ के धूम धड़ाके में रहने वाले नानबाइयों के मसीहा, नानबाई मिस होता है, जो भी रोटी बनाता है उसे नानबाई ही कहा जाता है। जैसे मिठाई बनाने वाले को हलवाई बोलते हैं, वैसे ही रोटी बनाने वाले को नानबाई कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कहा गया है कि नानबाइयों के मसीहा, नानबाइयों के मसीहा शब्द यूज किया गया है कि वो रोटी तो बनाते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वो रोटी के अनेक तरीकों यानी कई प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। वो इसमें बताया गया है पाठ में कि वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे और इस कला में वो दक्ष थे, इसीलिए उन्हें मसीहा कहा गया है। नानबाइयों के मसीहा मतलब नानबाइयों का मसीहा कहा गया है। तो नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को हमने जाना और उन्हें पहचाना। यदि उस गली से मतलब उस मटिया महल की तरफ से अगर नहीं आते तो फिर हम उनके बारे में कैसे जान पाते हैं, और फिर उनकी प्रसिद्धि और उनकी रोटी बनाने की कला को हम कैसे जान पाते, कैसे समझ पाते हैं कि वो किस अंदाज से उस रोटी बनाने की कला में निपुण है, 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में निपुण हैं। हुआ यह कि हम एक दोपहरी, लेखिका आगे कहती हैं कि एक दोपहरी यानी दोपहर का समय था और जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। मतलब दोपहर का समय था और जामा मस्जिद के आड़े में होते हुए मटिया महल के गढ़ैये मोहल्ले की ओर हम निकल जाते हैं। तो एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर, मतलब जहाँ वो दुकान थी वो थोड़ा सा अंधेरा था, तो अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। पटापट आटे, जैसे आटा जब सानते हैं तो गूँथने की आवाज़ आती है, तो वही पटापट वहाँ पर मतलब आटा गूँथने की आवाज़ आई। सनते मतलब गूँथने की आवाज़ आई। तो जब वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है तो मैं थोड़ा सा ठिठकती हूँ, मतलब रुक जाती हूँ और सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। मतलब मैंने उसे देखा नहीं था, सिर्फ उसे सुना था, तो ऐसा लगा कि शायद सेवइयाँ बनाना होगा और उसी की तैयारी चल रही, उसी के लिए आटा गूँथा जा रहा है, इतना ढेर सारा आटा लग रहा है। पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेकिन जब वहाँ पर हम पहुँचे और पूछा कि हाँ भाई कौन सी जगह है, तब मुझे ये मालूम पड़ा कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए, और मियाँ नसीरुद्दीन जो थे वो 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। अब जब हमने जो अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। जब मैं अंदर की तरफ देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि वो बैठ कर के बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं और मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भूलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। मतलब कि मौसमों की मार से पका चेहरा, इन शब्दों के माध्यम से लेखिका यहाँ पर जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं उनकी दशा का वर्णन करती हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ मिस होता है कि मतलब चालाकीपना, होशियार, आँखों में काइयाँ भूलापन, और पेशानी मिस होता है माथा या मस्तक। तो पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, मतलब जो उनके मस्तक मतलब सिलौटें आ चुकी थी, काफ़ी वो अनुभवी से लग रहे थे और उनका वो तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मियाँ नसीरुद्दीन ने हमें क्या समझा, ग्राहक समझा, और ग्राहक समझ करके ही उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा फरमाइए। झिझक से कहा आपसे, मैंने बहुत झिझकते हुए उनसे कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मतलब लेखिका कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, यदि आपके पास वक्त हो तो। फिर आगे अपना बात मतलब वहीं पे छोड़ देती हैं, आगे भी कुछ कहना चाहती हैं लेकिन वहीं रोक देती हैं। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने
पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। अब यहाँ पे जो पंच हजारी शब्द है, जैसे कि जब 5000 सैनिकों का जो सेनापति होता है, पंच हजारी का मतलब कि 5000 सैनिकों का सेनापति जिस तरीके से मतलब व्यवहार करता है, ठीक उसी प्रकार से उसी अंदाज में उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा कि निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबारन बीस तो नहीं हो। फिर वो घूर करके लेखा को देखते हैं और जोड़ा मतलब कि समझते हैं, विचार करते हैं और फिर कहते हैं कि कहीं आप अखबारन बीस तो नहीं हो, मतलब कहीं आप अखबारन बीस मीन्स होता है पत्रकार, कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है, हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। वो उनकी बातों में रुचि नहीं लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो अखबार बनाता है और जो अखबार पढ़ता है, ये ऐसे लोग हैं जो कि निठल्ले होते हैं। निठल्ला मतलब होता है बेरोज़गार, उनके पास जब कोई काम नहीं होता है फिर तो यही रोज़गार वो अपना लेते हैं। इसलिए मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि जो अखबार बनाता है और जो अखबार पढ़ता है वो मेरी नज़र में वो निठल्ला होता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, तो फिर वह इसी चीज़ को अपना लेता है। हाँ, काम काजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है, तकलीफ़ मीन्स कष्ट। अगर वो लेखिका से कहते हैं कि जब आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। फिर लेखिका पूछती हैं, पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से सीखा। मतलब किस्म किस्म मतलब होता है तरह तरह की रोटियां जो आप पकाते हैं। जैसे आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप 56 प्रकार की रोटियां बना लेते हैं, तो इसकी जो शिक्षा है, इल्म मतलब होता है शिक्षा, ये जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से हासिल किया, कहाँ से प्राप्त की। 56 प्रकार की रोटियां बनाने की शिक्षा आपको किसने दी, वह प्रश्न करती हैं मियाँ नसीरुद्दीन से। फिर मियाँ नसीरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, मतलब वो मुझे हमारी तरफ देखते हैं। कंचे फेरना मतलब कहीं ना कहीं पुतलियों को हमारी तरफ घुमाते हैं और हमारी तरफ देखते हैं और फिर तरेर कर बोले, मतलब तरेर कर मतलब घूर करके देखते हैं और बोलते हैं। क्या मतलब, पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। फिर वो कहते हैं कि पूछिए साहब, अब नान भाई है तो भाई इन शिक्षा लेने के लिए कहीं और जाएगा। वो प्रश्न करते हैं, क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, क्या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। अब नगीना साज जो मतलब अंगूठियों में नगीना जड़ने का काम करते हैं या नगीना तराशते हैं, तो ये सब जितने भी हैं नगीना साज, आईना साज, मीना साज और रफूगर रंगरेज जो हैं, ये सब जो हैं कारीगर हैं। तो वही वो कहते हैं कि क्या एक नानबाई जो है इन सब कारीगर के पास जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। वो अपने रोटियां से मतलब बनाने की जो कला है उसे ख़ानदानी पेशा कहते हैं, कि मतलब हमारे ख़ानदान से ये पेशा चला आ रहा है। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही। अब वालिद में होता है पिता। तो वो आगे कहते हैं कि अगर शिक्षा की बात करिए कि हमें ये कला कैसे मतलब आई, ये हुनर हमने कैसे सीखा, तो यह हुनर मुझे अपने पिता उस्ताद से मिला, मतलब मुझे अपने पिता से ही ये सीखने को मौका मिला। मतलब यह कि हम घर से ना निकलें कि कोई पैसा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था, मतलब वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा भी रोटियां बनाने का काम करते थे और वही उनसे पाया और वही काम अब मैं कर रहा हूँ। और वालिद मरहूम की उठ जाने पर, मरहूम मतलब उनकी मृत्यु हो जाने पर, यानी वालिद की मृत्यु हो जाने पर, पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद में जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। मतलब पहले ये कार्य मेरे पिताजी करते थे और जब उनकी मृत्यु हो गई तब वह कार्य फिर हम करने लगे हैं। आपके वालिद, फिर लेखा कहती हैं कि आपके पिता। मियाँ नसीरुद्दीन की आँखें लम्हा भर को किसी भट्ठी में गुम हो गई, मतलब वो पल भर के लिए किसी गहरी सोच में डूब गए। ऐसा लगा जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गए हों। लगा गहरी सोच में, फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, मतलब उन्हें कोई पुरानी बातें याद आ गई।
हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मतलब हमारे पिताजी बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत मशहूर थे। और मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अब वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि वो किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो बताते हैं कि मेरे जो वालिद हैं, मतलब मेरे जो पिता थे, वो शाही मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे, और मेरे वालिद के वालिद अर्थात मेरे दादाजी आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद हो? फिर आगे लेखक पूछती हैं कि क्या इन दोनों में से किसी ने भी आपको कोई नसीहत दिया हो, कोई सीख दी हो, आपको याद हो तो मुझे बताइए। फिर नसीरुद्दीन कहते हैं, नसीहत का है कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। वो कहते हैं कि काम करने से आता है, कोई सीख दिया और उस सीख को केवल सुन लो, उसके बारे में सुन लो, तो वह चीज़ नहीं आता है जब तक उसे किया ना जाए। हाँ, बजा फरमाया है। फिर लेखा कहती हैं कि हाँ, बजा फरमाया मतलब हाँ, ठीक ही कहा आपने। उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब हमने भुट्टी की और इशारा किया, मतलब लेखा उस भट्टी की तरफ जिधर रोटियां सेकी जाती थी उधर इशारा करते हुए कहा कि जब आप इस काम पर लगें तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। मतलब जब आप इस कार्य को करना प्रारंभ किए तब कुछ शिक्षा के रूप में या कुछ सलाह के रूप में आपके वालिद ने आपसे कुछ कहा होगा। तो नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, यानी कि वो सिगरेट पी रहे थे, फिर 2-3 कस खींचते हैं। फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता, आगे देखिए इस उदाहरण के माध्यम से उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, क्या कहता है, देखिए कहता है अलिफ तो बच्चा कहता आ, जब उस्ताद कहता है बे तो बच्चा कहता है बा। तो इस तरीके से बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। तो इस बीच ये जो है अलिफ बे, ये जो है वो अरबी भाषा के अल्फ़ाबेट हैं। तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, शागिर्द चुपचाप परवान करता है। फिर वो कहते हैं कि जब वही उस्ताद, वही गुरु का जब हाथ सिर पर रखना, मतलब जब वह गुरु आशीर्वाद देता है, उसके सिर पर रख करके आशीर्वाद देता है, तो जो शिष्य है वो चुपचाप परवान करता है, मतलब उसे सब धीरे धीरे वह सब कुछ सीख जाता है और आगे बढ़ता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से, फिर वो बात को बीच में ही छोड़ देते हैं और सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली। मतलब मीर साहिब एक जाते हैं रास्ते से होते हुए, तो फिर अपनी बात को बीच में ही रोक देते हैं और मीर साहिब को आवाज़ देते हुए कहते हैं, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? तो मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। मीर साहब ये उत्तर देते हैं। फिर लेखिका कहती है कि आप दूसरी पढ़ाई की बाबत, मतलब बाबत के विषय में कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। ऐसे लगा कि जैसे सुकरात यानी कोई दार्शनिक था, तो उन्होंने इस प्रकार से सिर हिलाया जैसे बहुत बड़े दार्शनिक हों, और कहा, हाँ एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा, अगर बच्चे को मदरसा भेज दिया जाए तो बच्चा न कच्ची में बैठा, ना बैठा हुआ पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। मतलब ना तो वो केजी पढ़ा और ना ही वह फर्स्ट क्लास पढ़ा और ना ही सेकंड क्लास पढ़ा, वह जाकर सीधे 3rd क्लास में पहुंच गया। तो वही कहते हैं कि उन 3 जमातों का क्या हुआ। जमात में मतलब होता है कक्षा या श्रेणी। तो क्या हुआ उन 3 क्लासों का। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। मतलब हम तो ये लेखिका कहती, हम तो ये सोच रहे थे, हमारा विचार ये था कि मियाँ नसीरुद्दीन से जो कुछ मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं और जो कुछ जानना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो निचोड़ निकल के आएगा ही, पर वह हम ही पर दागते रहे।
मतलब कि हम उनसे प्रश्न पूछने गए तो वह हम ही से प्रश्न पे प्रश्न करते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। फिर लेखा कहती भाई ये सब तो मेरी समझ के बाहर है कि उन 2-3 जमातों का क्या हुआ। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब जो नानबाई मियाँ कल्लन थे वो थोड़ा सा हंस देते हैं जब वो लेखा कहती है कि ये बात मेरे समझ से बाहर है, तो उन्हें हंसी आ जाती है। उनकी मतलब खिलखिला के हंस देते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। मतलब उनके कहने मतलब ये आता कुछ नहीं और चली है प्रश्न पूछने के लिए, तो खिलखिला के हंस देते हैं और कहते हैं कि मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, ज़रा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते हैं, हम भट्ठी बनाना ना सीखते हैं, भट्ठी को आँच देना ना सीखते हैं, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते हैं? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। मतलब ये बात उन्होंने अपने उस बात पे कहा कि मतलब काम सीख के नहीं, मतलब करके देखा जाता है। जो करके सीखते हैं उन्हें हुनर आता है, वो कला में निपुण होते हैं। उसी बात को यहाँ पे प्रमाणित करते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने पहले ही कुछ बात कही थी कि जैसे ना तो केजी पढ़ा, ना फर्स्ट क्लास पढ़ाई की बात की थी कि ना केजी में पढ़ा, ना फर्स्ट क्लास में पढ़ा और ना ही सेकंड क्लास में पढ़ा, सीधे थर्ड क्लास में पढ़ा। तो ये कैसे हुआ, उन 3 क्लासों का क्या हुआ? तो उसी का वो जवाब देते, उसी के संबंध में जवाब देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम पहले अगर मुझे रोटी बनाना आया तो सीधे हम रोटियाँ नहीं बनाने लगें। और मान लीजिए आज हम 56 प्रकार की रोटियाँ बनाने में निपुण हैं, तो हम सीधे रोटी बनाने नहीं लगें, बल्कि उससे पहले हमारे वालिद ने हमें बर्तन धोना भी सिखाया, भट्ठी किस प्रकार से जलाई जाती उसे भी सिखाया और भट्ठी बनाना भी सिखाया, और फिर धीरे धीरे हमें रोटियां सेकना और अच्छी से अच्छी रोटियां बनाना भी सिखाया। तो मतलब काम तुरंत एक बेक नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए हमें बेसिक चीज़ों का जानना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ जानने के लिए बेसिक चीज़ों का जानना ज़रूरी है। पहले हमें बेसिक चीज़ आएगा तभी हम अच्छे रूप से उस चीज़ में भरपूर हो पाएंगे, दक्ष हो पाएंगे। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। मतलब इस तरीके से जब उन्होंने बात कही तो वो चाहते थे कि अभी हम कुछ बोलेंगे इस संबंध में। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे 2 तालीम दिया हुआ, तो एक तालीम मतलब होता है कि प्रशिक्षण होता है, दूसरी तालीम का अर्थ शिक्षा होता है। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर शिक्षा भी दी जाती है तो किस विधि से, उसका प्रशिक्षण क्या प्रशिक्षण दिया गया कि शिक्षा को किस विधि से, किस मेथड से दिया जाए। इसलिए कहा गया है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। फिर लेख का इस बात को मानती हैं और सिर हिलाया, है साहिब माना। मतलब लेखा इस बात को स्वीकार करती हैं। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए जब लेखा उनकी कहीं ना कहीं ये देखती हैं कि हाँ मैं जीत गया, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो है वो जोश में आ जाते हैं, बड़े ही उत्साह में आ जाते हैं और कहते हैं हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। मतलब हमें ऐसा लगा कि मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं वो हमारी बातों में रुचि नहीं ले रहे हैं, और जब वो खोमचे वाली बात में भटकते हुए जब मैंने उनको देखा तो फिर हमने अपने बात का रुख मोड़ दिया और फिर उनसे उसी पुराने सवाल को लेकर के फिर आगे प्रश्न करने लगी कि आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया कि आपका कहना है कि हम ख़ानदानी नानबाई हैं, और आपने इस बात को कहा भी, तो क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? वो पूछते हैं कि हाँ आपके सिवा कोई और भी नानबाई यहाँ पे हैं? मियाँ ने घूरा, मतलब आँखों को तरेरा। अब बहुतेरे, वो कहते हैं बहुत सारे, पर ख़ानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक बात चक्कर काट गई है। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मतलब हमारे जो बूढ़े थे उनसे बादशाह सलामत ने एक बार कहा कि मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो फिर हमारे बुजुर्गों ने कहा हुक्म कीजिए जहाँ पना। बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? फिर लेखा कहते हैं क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहब, बनी। और बादशाह सलामत ने खूब खाई
और खूब सराही, मतलब खूब खाया और खूब प्रशंसा भी की। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। फिर लेखा कहती हैं कि लग रहा है कि अब मेरे बातों से ये कुछ प्रभावित हुए हैं। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई ख़ास ही चीज़ होगी? फिर वो कहती हूँ, भाई वो पकवान क्या था जिसे ना आग, जो ना आग से पकती है और ना ही पानी से बनती है। तो वह पूछती कि वह पकवान क्या था? तो वो कहती कोई ख़ास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। मतलब लेखा को भी इस चीज़ का पता चला कि हाँ, वो बिल्कुल भी उनके प्रश्नों में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं और बड़ी रुखाई से वो जवाब देते हैं, यह हम ना बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई होगी हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका, मतलब लेखिका ने मज़ा लेने के लिए टोका कि मतलब क्या ऐसा भी कोई काम हो सकता है कि बिना जो आग से बिना पक जाए और ना पानी से बने, जो ना आग से पके ना पानी से बने, तो ऐसी कैसे कोई सामान बन सकता है। तो वो मज़ा लेने के लिए टोकती हैं और कहती हैं कि कहावत यह सच्ची भी है कि। फिर आगे बात वो नहीं कहती हैं, यहीं रुक जाती हैं। तो मियाँ ने तरेरा, जब उनकी इन बातों को सुनते हैं तो मियाँ उनकी तरफ घूरते हुए देखते हैं तो कहते हैं, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? तो रोटी पकाने के लिए झूठ का क्या काम है? कहीं झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखिए कभी रोटी? जनाब पकती है आँच से। तो कहते हैं कभी झूठ से रोटी पकते देखा? अगर रोटी पकती है तो किससे पकती है? आँच से पकती है, समझे? सिर हिलाना पड़ा, ठीक फरमाते हैं। अब ऐसा लगा कि बस ज़्यादा उलझना ठीक नहीं है, सिर्फ इनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते जाओ। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। इसे बात करते करते फिर मियाँ किसी और को पुकारते हैं, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मतलब वो कहते हैं कि मियाँ रहमत इस समय आप कहाँ जा रहे हो? और वो लड़की जो रुमाली एक प्रकार की रोटी है, तो वह जो लड़की आने वाली थी रुमाली रोटी लेने के लिए, वो नहीं आई, तो शाम को मतलब भेज करके मंगवा लीजिएगा। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखा फिर कहती हैं कि आपको एक बात और बताने के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। तो मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी। अब वो एक बीड़ी सुलगाएं और एक बीड़ी सुलगा लेते हैं और सो कुछ फुर्ती पा गए थे। मतलब एक बीड़ी पी चुके थे तो उनके अंदर कुछ फुर्ती सी आ गई थी और कहते हैं, पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना लेवेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हूँ, वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले ना मिले। ऐसा लगा कि जैसे ये बात जो वो कहें वो अपने से कह रहे, स्वयं से बोल रहे हों कि मतलब मेरे पिताजी जो थे वो तो जब 80 के हुए तब उनकी मृत्यु हो गई, परंतु हम इतने साल तक जी पाएँ या ना जी पाएँ, हमें इतना समय मिले या ना मिले, हम 80 साल तक जिए या ना जिए, इस मजबून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया। मतलब लेखा कहती हैं कि इस विषय पर हम कुछ नहीं बोल पाए, हमसे कुछ कहते ना बना। तो कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है ना। मतलब ये सब जो रोटी पकाने की बात, कहाँ कैसा काम, ये सब तो पहले हो चुकी, वो बोलते हैं। अब ऐसा लगा कि बिल्कुल भी उनकी बातों में रुचि नहीं ले रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं उन्हें उनकी बातों में। फिर वो बोल रहे, वह बात तो पहले हो चुकी है ना। हो तो चुकी है साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। मतलब लेखा कहती हैं कि जैसे वो खानदानी, बताया कि खानदानी नानबाई थे, तो फिर शाही घराने में भी बावर्ची का काम किया होगा। तो अगर बावर्ची का काम किया तो किस बादशाह के यहाँ काम किया, हम उस बादशाह का नाम जानना चाहते हैं। अजी साहेब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हो? कहते हैं क्यों छोटी बात को इतना लंबा खींच रही हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? इतना बताते कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, क्या इतना पर्याप्त नहीं है आपके लिए? कोई नाम बताना ज़रूरी है? नाम में क्या रखा है? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी, पर ज़रा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। अब यहाँ पे वक्त से मिला लेना कि मतलब अगर आप बता देते कि किस बादशाह के यहाँ वो काम करते थे तो ये पता चल जाता था कि किस समय उन्होंने उनके यहाँ काम किया था। वही कहा गया कि वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब।
फिर मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि वक्त से मिला लेते। खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। ये चीज़ कह करके ऐसा लगा कि जैसे हमारी वो हंसी मतलब हम पर हंस रहे हों, हमारा मजाक उड़ा रहे हों। उन्होंने कहा कि वक्त से किसे मिलाते हैं? जब जिसने किया वह है ही नहीं, तब आप वक्त से किससे मिलाएं? क्या वक्त किसी से मिल पाया है? क्या आज जो समय चल रहा है, क्या वह जो बीता समय उससे मिल पाया है, या आने वाले समय से उसकी मुलाकात होगी? वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? आज वो कहते हैं कि क्या आज जो वक्त चल रहा है वह पिछले वक्त से मिल सकता है, या जो आज वक्त चल रहा है वह क्या भविष्य वाले वक्त से मिल सकता है? तो क्या आज तक किसी ने वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर, पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत थी ना। कौन से? अलेका फिर कहती हैं कि कौन से? बहादुर शाह जफर की, मतलब किसी और का नाम लेना चाहती हैं। फिर मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, मतलब बार बार घूम फिरा करके आप वही क्वेश्चन वहीं पर टिकी हुई हैं। वो कहते हैं लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक का भेजना, मतलब जो मैंने बता दिया कि जहाँ अपना बादशाह सलामत, यही नाम लिख लीजिए। कौन सा आपको सही एड्रेस आपको चाहिए, सही नाम चाहिए, जो आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उन्हें चिट्ठी या पत्र भेजना है, जो आपको बिल्कुल सही चाहिए सबकी, कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। अब हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले। जब मैं उन्हें लगा कि मैं बार बार उन्हीं की तरफ देख रही हूँ, तो फिर वो सिर हिला करके अपने कारीगर से कहते हैं, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे, मतलब भट्टी सुलगा लो तो काम कुछ ख़त्म होवे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? फिर आगे वो प्रश्न करती हैं कि ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो। ऐसा लग रहा था अब वो बिल्कुल भी हमारे प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं देना चाहते हैं और बिल्कुल वहाँ से हट जाना चाहते हैं। अपने कारीगर और कौन होंगे? फिर मियाँ नसीरुद्दीन जवाब देते हैं कि अपने कारीगर और कौन होंगे, मतलब हमारे कारीगर हैं, और कौन होगा? मन में आया पूछ लें आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबून न छेड़ने का फैसला किया। मतलब यह विषय छेड़ना, जैसे कि जो पूछना चाह रहे थे कि आपके बेटे बेटियां हैं, इस विषय पर हम कुछ पूछ नहीं पाए। जब देखा कि उनका चेहरा किसी अंधड़ के आसार की तरह लगा, मतलब ऐसा लगा कि अगर मैं अब और कोई प्रश्न करूंगी तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उस विषय पर हमने कुछ नहीं कहा। ये निर्णय लिया कि अब मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? मतलब पूछा, लेका ने पूछा कि जो कारीगर हैं क्या आपके शिष्य हैं, क्या ये आपसे सीख रहे हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। फिर मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि केवल शागिर्दी ही नहीं, केवल ये सीख ही नहीं रहे, बल्कि ये यहाँ काम करते हैं और उसके बदले में मैं इन्हें तनख्वाह देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी और 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, मतलब 2 रुपये मैंने मन आटे की मजूरी देता हूँ, मतलब आटा सानने के लिए 1 मन अगर आटा सानते हैं तो इन्हें 2 रुपया देता हूँ, और अगर 1 मन मैदा सानते हैं तो उन्हें 4 रुपये देता हूँ। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? फिर आगे वो प्रश्न करती हैं कि ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। अब इन्हें कोई रुचि इस मामले में, मजमून मतलब होता है मामला है, विषय, तो इसमें अब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि एकदम नहीं रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। वो सोची कि हाँ अब इसका जवाब दे दूंगा तो अभी ये चली जाएंगी और इनसे छुटकारा मिल जाएगा। तो छुटकारा पाने के लिए हमसे बोलते हैं कि बाकर खानी, सीरमाल, तापतान, बेचनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, ये सब जो हैं ये सब रोटियों के नाम हैं, रोटियों के प्रकार हैं। गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, मतलब ये सब रोटियों के प्रकार को गिनाया कि ये सारी रोटियाँ मतलब पकाई जाती है। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन। आगे कहते हैं एक तुनकी एक किस्म की रोटी होती है जो कि पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है, बहुत ही महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, मतलब अचानक ऐसा लगा कि कोई बात उनके सामने आ गई और एक लंबी सांस भरी
और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने। फिर वो एक गहरी याद में खो जाते हैं और फिर इस याद को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि उतर गए वे ज़माने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। वो कहते हैं कि अब वो ज़माने चले गए। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में अब वो लोग नहीं रह गए जो पकाने खाने का सम्मान करते थे, जो कला का हुनर का सम्मान करते थे। आज वो लोग ऐसे लोग नहीं रह गए। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बस कुछ खाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, बल्कि कैसा है, क्या है, कैसा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब किसी के अंदर कोई हुनर है, कोई कला है तो लोग उसका कद्र करना अब नहीं जानते, उनके पास समय ही नहीं है। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निकली और हजम। बस मतलब लोगों के अंदर यही है, भागम भाग की ज़िंदगी में उन्हें खाने तक की फुर्सत नहीं है। तो अब बदलते हुए समाज की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि अब लोगों की इतनी भागदौड़ हो गई है लोगों की ज़िंदगी में कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो ढंग से बैठ करके खाने को खा सकें, या किसी व्यक्ति के अंदर जो कला है या हुनर है उसकी वो प्रशंसा कर सकें। इतना समय अब किसी के पास नहीं बचा है। इसी बात को इस चैप्टर में समझाने का प्रयास किया गया है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपने इस चैप्टर को समझा होगा, उसकी व्याख्या को समझा होगा। धन्यवाद।